नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं टॉप अपडेट। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले परिवारवाद की जगह अब दामादवाद का जिक्र ज्यादा हो रहा है। बिहार में कई बड़े बड़े नेताओं और मंत्रियों के बेटे बेटियां राजनीति में हैं और उनमें से कई मंत्री, विधायक और सांसद हैं। लेकिन इस बार चुनावी मौसम दामादों के लिए बड़ा खुशनुमा बना हुआ है। अगर आप किसी बड़े नेता के दामाद हैं तो आपका भी बम्पर ऑफर निकल सकता है और आप भी किसी आयोग, निगम या परिषद में जगह ले सकते हैं। जिस तरीके से इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के विभिन्न आयोग, निगम और परिषद में बड़े बड़े नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों के दामादों को तरजीह दी है, उसको लेकर लगातार विवाद चल रहा है। सवाल उठता है कि आखिर नीतीश कुमार की ऐसी क्या मजबूरी थी कि इस बार धड़ल्ले से बड़े बड़े नेताओं के दामाद पर वो इतने मेहरबान हो गए और विभिन्न आयोग, निगम और परिषदों में उन्हें जगह दे दी। बिहार में कुछ ही महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे ठीक पहले राज्य में अलग अलग जाति वर्ग से जुड़े आयोगों के पुनर्गठन का सिलसिला चल गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार ने पिछले कुछ दिनों में आधा दर्जन से अधिक आयोग, बोर्ड और निगमों का पुनर्गठन किया। इस पर अब सियासी संग्राम छिड़ गया है। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी ने आयोग में नेताओं के परिजनों और रिश्तेदारों को एडजस्ट कराने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार कोई जमाई आयोग बना दे। वहीं सत्ताधारी एनडीए की ओर से नीतीश सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने तेजस्वी को अपना घर देखने की नसीहत दी है। नीतीश कुमार के करीबी माने जाने वाले जेडीयू कोटे के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि तेजस्वी यादव चलनी दूसरे सूप के वाली कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सायन कुणाल तो पिछले 1.5 साल से मेरे दामाद बने हैं। पहले वे आचार्य किशोर कुणाल के बेटे हैं। सायन की पहचान उनके पिता से है। अशोक चौधरी ने कहा कि आचार्य किशोर कुणाल ने पटना के महावीर मंदिर को लालू यादव की सरकार से बचाया था। तेजस्वी यादव की माताजी किस योग्यता से बिहार की मुख्यमंत्री बनी? तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार पर नेपोटिज्म का आरोप बिल्कुल वैसा ही है जैसा तेलंगाना जाकर राहुल गांधी के बीआरएस नेता के चंद्रशेखर राव पर लगाते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि तेजस्वी यादव और राहुल कैसे राजनीति में आए हैं और सिर्फ ये दोनों ही क्यों? देश का कौन सा ऐसा राज्य है जहां ऐसी राजनीति देखने को नहीं मिलती? ऐसे मामलों पर गौर करें तो यूपी और पश्चिम बंगाल से लेकर महाराष्ट्र और तमिलनाडु तक एक जैसा नज़ारा है। जिस तरह से मायावती और ममता बनर्जी अपने घर परिवार को राजनीति में बढ़ा रही हैं, नीतीश कुमार तो सबसे अलग नजर आते हैं। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की कुछ दिनों पहले जोरदार चर्चा रही, लेकिन अब तक कोई औपचारिक रूप से सामने नहीं आया है और न ही कोई मजबूत संकेत मिला है। नीतीश कुमार बीजेपी के साथ गठबंधन की सरकार चलाते हैं और अब तो बिहार दौरे पर हाल ही में गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बीजेपी वालों को ही बोल दिया कि राजनीति में जमींदारी प्रथा खत्म होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रविवार को गुजरात के विसावदर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में पार्टी के प्रत्याशी गोपाल इटालिया के समर्थन में विशाल जनसभा को संबोधित किया। कलसारी गांव में आयोजित सभा में उमड़े जनसैलाब को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी को जिताकर विसावदर की जनता बीजेपी को सबक सिखाएगी। उन्होंने कहा 20 साल से विसावदर की जनता ने बीजेपी को मौका नहीं दिया, इस बार भी नहीं देगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को वोट देने से कोई फायदा नहीं है, कांग्रेस तो बीजेपी की गोद में बैठी है। इस दौरान गुजरात प्रभारी गोपाल राय, गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष ईसादून गढ़वी समेत अन्य नेता मौजूद रहे। सारण जिले में सोमवार की सुबह सुबह हुए एक भीषण सड़क हादसे में पिकअप सवार 5 लोगों की मौत हो गई। हादसे में कई लोग घायल हुए हैं। गंभीर हालत वालों को पटना रेफर किया है। मृतकों में 3 महिलाएं शामिल हैं। घटना के बाद आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई है। हादसे का कारण पिकअप का टायर फटना बताया जा रहा है। पूरी घटना छपरा हाजीपुर NH 19 की है। नया गांव थाना क्षेत्र के वाजिदपुर के पास 4 लेन पर यह हादसा तब हुआ जब पिकअप मक्का लोड कर दिघवारा से हाजीपुर जा रहा था। वाजिदपुर के पास अचानक पिकअप का एक टायर फटा और गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। सूचना मिलते ही डायल 112 की पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची।
दिल्ली के अशोक विहार स्थित जेलरवाला बाग इलाके में सोमवार को दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए ने अवैध झुग्गियों पर बड़ी कार्रवाई शुरू की। भारी सुरक्षा बंदोबस्त के बीच इलाके में बुलडोजर चलाया गया, जिसके तहत सैकड़ों झुग्गियों को ढहा दिया गया। यह कार्रवाई अगले 4 दिन तक जारी रहने की संभावना है। जानकारी के मुताबिक इस क्षेत्र में करीब 2100 झुग्गियां बसी हुई थीं। इनमें से 1600 को मकान मिल गए हैं, जबकि डीडीए ने बड़ी संख्या में लोगों को पक्के मकान के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था, जिसके बाद इन लोगों ने कोर्ट का रुख किया। करीब 200 लोगों को कोर्ट से स्टे ऑर्डर मिला है, जबकि बाकी झुग्गियों पर डीडीए की कार्रवाई जारी है। प्राधिकरण का दावा है कि यहाँ झुग्गियों में रह रहे कई लोगों को पहले ही पक्के मकान अलॉट किए जा चुके हैं। जिन लोगों को अयोग्य पाया गया उनके पुनर्वास की स्थिति स्पष्ट नहीं। एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार ने रविवार को भारत के गजा संघर्ष विराम मसौदा प्रस्ताव पर मतदान से दूर रहने को लेकर बड़ा बयान दिया। मुंबई में एक कार्यक्रम में कहा कि चाहे इंदिरा गांधी का युग रहा हो या नेहरू का या उसके बाद का, हमेशा भारत की छवि इस मुद्दे पर एक अलग रुख अपनाने और मानवता की रक्षा करने वाले के रूप में रही। कल ही संयुक्त राष्ट्र में इस विषय पर प्रस्ताव रखा गया और जब कट्टरपंथियों के खिलाफ स्टैंड लेना जरूरी था, तब भारत ने तटस्थता स्वीकार की। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से आज देश का नेतृत्व जिनके हाथ में है, वे ऐसे मुद्दों पर देश की स्पष्ट नीति दुनिया के सामने नहीं रखते और इसी कारण दुनिया के एक बड़े वर्ग के मन में भारत के बारे में गलतफहमी पैदा हो रही है और होती रहेगी। प्रयागराज के खुलदाबाद थाना क्षेत्र के अटाला इलाका में रविवार देर रात एक रेस्टोरेंट के बाहर हुए बम धमाके से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना रात करीब 10 बजे की है, जब अज्ञात हमलावरों ने रेस्टोरेंट के बाहर बम फेंक दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बम के तेज धमाके से इलाके में अफरा तफरी मच गई। धमाके के दौरान होटल पर काम कर रहे एक लड़का जान बचाने के लिए भागा, दुकान के अंदर छिप गया। गनीमत रही कि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची, पूरे इलाके को घेर लिया गया और जांच शुरू कर दी गई। रेस्टोरेंट मालिक की ओर से अज्ञात हमलावरों के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम विभाग ने मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड मौसम विभाग ने बताया है कि पहाड़ के इलाकों में भारी बारिश हो सकती है, जिसमें चंपावत, चमोली, रुद्रप्रयाग जनपद शामिल हैं। इन सभी जिलों में आपदा प्रबंधन के साथ ही स्थानीय पुलिस प्रशासन को भी अलर्ट किया गया है, जबकि उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में अभी लोग गर्मी से परेशान हो रहे हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि भारी बारिश होने की संभावना है, जिससे नदी नाले उफान पर आ सकते हैं। इसको लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। उत्तराखंड में सड़क हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताज़ा मामला विकास नगर का है। देहरादून के विकास नगर में एक अज्ञात वाहन ने स्कूटी सवार 3 युवकों को टक्कर मार दी, जिसमें तीनों की मौत हो गई। पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अज्ञात चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना विकास नगर सेलाकुई थाना क्षेत्र में लेबर चौक का है। जानकारी के मुताबिक बीती रात सेलाकुई थाने के कंट्रोल रूम में वाहन दुर्घटना की सूचना मिली। सूचना पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, जहां पर लेबर चौक के पास एक स्कूटी को अज्ञात वाहन द्वारा टक्कर मारने की जानकारी मिली। घटना करीब देर रात 11 बजे की बताई जा रही है। दुर्घटना के समय स्कूटी को सूरज चला रहा था और सूरज के पीछे अनिल और मुकेश बैठे हुए थे। हादसे में सूरज की मौके पर ही मौत हो गई थी। मुकेश और अनिल गंभीर अवस्था में CHC प्रेमनगर ले जाए गए, जहां उपचार के दौरान दोनों की मौत हो गई। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। इजराइल और ईरान के बीच जंग की चौथी दिन भी अभी जारी है। लगातार दोनों देश एक दूसरे के ऊपर हमला करते हुए जा रहे हैं। ऐसे में इजराइल ने एक बड़ा हमला किया है। इजराइल ने रविवार रात ईरान के विदेश मंत्रालय पर हमला किया।
इसमें 100 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। इससे एक दिन पहले इजरायली सेना ने ईरानी रक्षा मंत्रालय पर भी हमला किया था। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इजरायली हमलों में अब तक 224 लोग मारे जा चुके हैं, जबकि 1277 से ज़्यादा घायल हुए हैं। वहीं अमेरिका में स्थित ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट ग्रुप ने ईरान में 406 लोगों के मारे जाने का दावा किया है। ईरान ने भी इजराइल पर पलटवार किया है। ईरान ने सोमवार सुबह सेंट्रल इजराइल में 4 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। इसमें 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 90 घायल हुए। अब तक इजराइल में ईरानी हमलों में 20 लोग मारे गए हैं, जबकि करीब 500 घायल हुए हैं। नाइजीरिया के नॉर्थ सेंट्रल बेन्यू स्टेट के गुमा स्थित येलेवाटा में कम से कम 100 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। सैकड़ों लोग घायल हैं और दर्जनों लोग अभी भी लापता हैं। ह्यूमन राइट्स ग्रुप एमनेस्टी इंटरनेशनल नाइजीरिया ने फेसबुक पर एक पोस्ट में बताया कि यह हमला शुक्रवार देर रात से शनिवार सुबह तक हुआ। घायलों को अब तक ज़रूरी मेडिकल सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। एमनेस्टी के मुताबिक इस सामूहिक हमले में हमलावरों ने गांव के कई परिवारों को उनको घरों में बंद करके जिंदा जला दिया। लोग इतनी बुरी तरह जल गए कि उनकी पहचान करना मुश्किल हो गया। बेन्यू पुलिस ने हमले की पुष्टि की है, लेकिन यह नहीं बताया कि हत्याएं किसने की और कितने लोग मारे गए हैं। स्थानीय लोगों को बताया है कि हमले में 100 से अधिक लोगों के मरने की आशंका है। तुर्की ने रविवार को अहमदाबाद प्लेन क्रैश में टर्किश टेक्निक कंपनी पर लगाए गए आरोपों को नकार दिया है। तुर्की सरकार ने कहा कि कंपनी बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान का मेंटेनेंस नहीं करती है। तुर्की के डायरेक्टरेट ऑफ कम्युनिकेशन सेंटर फॉर काउंटरिंग डिसइंफॉर्मेशन ने कहा, यह दावा बिल्कुल गलत है कि हमारे देश की कंपनी ने क्रैश प्लेन का मेंटेनेंस किया था। भारत तुर्की के संबंधों को खराब करने के लिए झूठी और भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही है। दरअसल 14 जून को बाबा रामदेव ने कहा था, मुझे ये पता चला है कि तुर्की की एक एजेंसी विमानों में मेंटेनेंस का काम करती है। कहीं तुर्की ने तो इसके जरिए दुश्मनी तो नहीं निकाली। उधर विपक्ष भी इस हादसे पर साजिश की आशंका जता रहा है। अमेरिका के मिनेसोटा के 2 डेमोक्रेटिक सांसदों को उनके घरों में गोली मार दी गई। पहली घटना में डेमोक्रेटिक स्टेट रिप्रेजेंटेटिव मेलिसा हार्टमैन और उनके पति मार्क की मौत हो गई। दूसरी घटना में डेमोक्रेटिक स्टेट सीनेटर जॉन हॉफमैन और उनकी पत्नी येवेट को कई गोलियां मारी गई। दोनों घायल हैं। दोनों की सर्जरी हुई और डॉक्टर्स को उम्मीद है कि वे बच जाएंगे। मिनेसोटा के गवर्नर टिम वॉल्ज ने घटना को लेकर कहा, दोनों सांसदों पर हमला राजनीति से प्रेरित लग रहा है। मेलिसा एक शानदार जनसेवक थी, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। पुलिस ने बताया कि हमलावर अभी भी फरार है। उसने बंदूकधारी पुलिस अधिकारी का हुलिया धारण कर रखा है। उसकी वर्दी देखकर कोई भी उसे असली पुलिस वाला ही समझेगा। उसकी कार जब्त हुई। पेरू की राजधानी लीमा में रविवार को 6.1 तीव्रता का भूकंप आया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 5 अन्य घायल हो गए। जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक भूकंप सुबह 11:35 पर प्रशांत महासागर में आया, जिसका सेंटर लीमा में था। इस भूकंप के बाद अब तक सुनामी की चेतावनी जारी नहीं की गई है। भूकंप के बाद राष्ट्रपति दीना बोलुआर्तो स्थिति का जायजा लेने के लिए लीमा जाएंगी। पेरू में अब तक का सबसे खतरनाक भूकंप 1970 में आया था। इसमें लगभग 70,000 लोगों की मौत हो गई थी। और टॉप अपडेट में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।